बिल्कुल सेठी साहब, आपने ये तूफानों का भी तस्करा कर दिया और आज तो आपके जो हमारे नाजरीन है वो कह रहे हैं इज ऑन फायर टुडे, आज मेरे ही दिल से बोल रहे हैं। आज ही जब हम ये बात प्रोग्राम पे बात कर रहे थे या बहस हमारी चल रही थी, तमाम टीवी चैनल्स पे जी टिकर चलना शुरू हो गए और जी वो क्लिप चलना शुरू हो गया। हमारे खूबरू हैंडसम वजीर आजम ने एक अहम पॉलिसी बयान जो है और एक अहम पेशरफ्त के बारे में इंकिशाफ पार्लियामान के फ्लोर पे नहीं किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और पार्लिमानी लीडर्स के साथ नहीं किया, पाकिस्तान के कौमी किसी नशरियाती इदारे पीटीवी पे भी नहीं किया, टीआरटी पे जो उन्होंने कुछ फरमाया वो किन हालात में है और वो दुरुस्त कितना है, ये उस पर सेठी साहब का तबसरा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वो तैयार है तो जरा हमें सुनवाए ना कि आज हमारे वजीर आज़म साहब ने क्या इंकिशाफ फरमाया है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके असरात क्या होंगे। ये आ गया। I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. I don't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इनकी जो ब्रीफिंग हुई है वो मतलब कंप्लीटली इनएडिक्वेट है। मैं सोलंकी साहब आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद हम इससे बात करते हैं। आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे जरदारी साहब के जमाने में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर पार्लियामेंट से भी इजाजत ली थी रेजोल्यूशन पास करके कि हम इनके साथ अमन के वायदे करते हैं। कितने कोर कमांडर्स ने जाके इनको पैसे दिए और इनके साथ कबायली किस्म के सरेंडरिंग की और जफियां डाली, इंक्लूडिंग विद बैतुल्लाह एंड सो ऑन। आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे? जिस ग्रुप के साथ ये हुई है और आप हमें बताएंगे, उसके साथ भी हो चुका था। चलो वो तो मैं अभी आता हूं ना कि जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं, मुझे तो पता है ना, मैंने इसके ऊपर बड़ी उस वक्त लिखा था। यहां तक कि जब इमरान खान साहब ने एक पूरा काफिला तैयार किया था कि इनके साथ जाके हमने बात करनी है और हम जाएंगे, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने इनको रोका, उनको कहा आप नहीं जाएंगे, इस रेड लाइन से आगे नहीं जाएंगे, आपके ऊपर अटैक आएगी। हमारी एजेंसियों के तो रोक दिया था। खान साहब वापस आ गए थे। उस वक्त तो इनका ये मौकफ था कि उनमें से गुड तालिबान, बैड तालिबान और ये मिसगाइडेड मुसलमान हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाय द वे, जब ये शुरू हुआ ये टीटीपी का, तो बहुत से हमारे साथी भाई भी वहां भागे भागे गए थे स्वात, जहां से ये सारा मामला शुरू में ये चीजें हुई, और वहां से जाके इन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की कि नहीं ये इतने बुरे लोग नहीं है, ये तो सिर्फ इंसाफ मानते हैं, इनसे जरूर बात करनी चाहिए। बात ये है, वो आइडियोलॉजिकल लोग थे उस वक्त भी और आप भी। ये टीटीपी वाले जो है, ये तालिबान
अफगान तालिबान के से सीख के और जिहाद से सीख के ये निकले, और ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। इनके साथ जितने भी मुआहदे किए सारे टूट गए, इन्होंने तोड़े। और उसके बाद जब हम रोते हैं धोते हैं कि जी हमारे 70,000 लोग मारे गए, अरे भाई किसने मारे हैं? इन्हीं लोगों ने मारे हैं। और फिर आप उस वक्त तक सो रहे जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुई। उस वक्त सारे इधर उधर होते थे, कमीशन बन जाती थी, उसमें जर्नलिस्ट भी इंक्लूड हो जाते थे, उस प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हो जाता था, और उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी आ जाते थे कि यार ये टीम बनी है, ये जाके बात करेगी। ये सारा कुछ हमने ये ड्रामे देखे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला था? आर्मी पब्लिक स्कूल, 70,000 लोग मार दिए। आज आप अपने विक्टिमहुड दिखाते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे, अरे भाई आपने तो खुद अपने ऊपर करवाया। आप तो पैसे देते फिरते थे, इनको मुआहदे करते फिरते थे। इन्होंने आपकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया, आप उनके साथ मुआहदे करते फिरते। अब ये फिर जब फाइनली एक्शन लिया तो फिर जाके ये टेररिज्म खत्म हुई, फिर इनको मारा और इनको निकाला यहां से, और वो भागे यहां से। अब वो वहां बैठे हुए हैं, और वहां हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे तल्लुकात गनी रजीम के साथ ठीक नहीं थे, उनके भी ठीक नहीं थे, वो भी बड़े गलत लोग थे, मगर ये सारे पले हैं वहां अंडर इन दोस 10 लास्ट 5 6 7 8 years। और अब ये अटैक्स कर रहे हैं आपके ऊपर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अटैक्स हैं टीटीपी की, ये बड़ी सोची समझी है। वो इसलिए क्योंकि अब ये मिल जाएंगे अलकायदा के साथ, और अलकायदा और आईएस के साथ, क्योंकि ये प्रेशर डालेंगे कि ये जो मॉडरेट एलिमेंट है तालिबान की, इनकी छुट्टी कराई जाए और स्टेट को, यहाँ की रियासत को ये पकड़े, और ये ग्लोबल एक किस्म का हब बने ऑफ हार्ड लाइन आइडियोलॉग्स तालिबान एंड आईएस एंड अलकायदा। तो अभी तो ये होने जा रहा है वहां, और आज जाके मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मगर मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आज की बड़ी दिलचस्प खबर थी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको नहीं पता कि केपी के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है आपके मुज़ाकरात के ऊपर। अगर आपने मुज़ाकरात किए और इनमें से आप 2-10 फैमिलीज भी आप उठा के ले आए ना केपी में सेटल करने के लिए, तो वहां लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज वहां इन लोगों ने बड़े लोग मारे हैं, वहां कबायली किस्म के रिवेंज और विंडो और वो उस किस्म के जज्बात है वहां इनके खिलाफ। और आप उनके साथ डीलें करने जा रहे हैं। मगर एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ आज आपने खबर नहीं पढ़ी, छोटी सी खबर थी, वो बड़ी होने नहीं देते खबर कि कोई ड्रोन स्ट्राइक्स लग रही हैं तालिबान के ऊपर। टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर चुन चुन के हर एक 15-20 दिन महीने के बाद एक ठा करके ड्रोन स्ट्राइक आती है। अरे भाई ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये टारगेटिंग जो हो रही है टीटीपी की, ये कौन कर रहा है? ये टीटीए तो नहीं कर रही ना, ये अलकायदा तो नहीं कर रहा ना, ये ड्रोन्स अमेरिकन तो नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिकन तो इनको तो नहीं, वो तो उधर करना चाहते थे। उनको तो टीटीपी के साथ इश्यू नहीं था ना, उनको तो दूसरे साथ टीटीए के साथ इश्यू था। तो अब ये ड्रोन जो है ये टीटीपी के ऊपर कौन मार रहा है? अभी एक उनका एक लीडर मारा गया है टीटीपी का। तो ये लग मुझे ऐसे रहा है कि ये अब थोड़ी बहुत काइनेटिक एक्टिविटी हमारी तरफ से अक्रॉस द होराइजन ये होगी, ताकि उनको कमजोर किया जाए, मारा जाए और उनको वीकन किया जाए। और फिर अगर उनको कोई मौका देना है टू सरेंडर, उनको सॉफन अप करके तो सरेंडर करवाया जाए। मगर मैं ये समझता हूं कि सरेंडर वो नहीं करेंगे। एक आध फैमिली आ जाएगी और वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। सरेंडर वो नहीं करेंगे। ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम एक ग्रुप से बात कर रहे हैं। लगी साहब आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है? हाजी गुल बहादुर ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो पिछले नॉर्थ वजीरिस्तान का ये वो ग्रुप है, एक ग्रुप है जो पिछले 18 महीने से ज्यादा कुछ कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं कर रहा। दूसरे ग्रुप्स कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक अब आईएस और दाइश के साथ भी है, और उसके साथ अलकायदा की। ये वैसे ही सॉफन होकर वहां बैठा हुआ है, कोई खास कार्रवाई भी नहीं कर रहा। इन्होंने इसको चुना है कि किसी तरीके के साथ इनको मना के वापस ले आए, मगर वो इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझते हैं। और एक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना और फिर लाना उस वॉलेटाइल सिचुएशन में, जहां केपी और वजीरिस्तान में जो सिचुएशन है, वहां तो एक बिल्कुल एंटी तालिबान एक मूवमेंट शुरू हुआ हुआ है, जिसको आप तस्लीम नहीं करते। आप कहते हैं ये इंडिया ने इसको किया है। जिसने भी किया है वहां के लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और तालिबान को वहां कोई नहीं सपोर्ट करेगा, बिकॉज बड़ी जुल्म की है इन्होंने वहां। तो इसलिए ये सारी
ये जो है ना, ये जैसे कहते हैं ना फ्लाई बाय नाइट, आज ऐसे कर लेते हैं, कल ऐसे कर लेंगे, चलो अब ये कर लेते हैं, फिर ये रिएक्शन किस्म की पॉलिटिक्स है या स्ट्रेटजी है ये। इट इज नॉट अ होलसम होलिस्टिक अप्रोच टू सम ऑफ दीज इश्यूज। वो घर से शुरू करनी पड़ेगी, और घर में भी अब ऐसी फोर्सेस बननी शुरू हो रही हैं जो देख रही हैं कि तालिबान की कामयाबी कैसे हुई और क्यों हुई। और अब जैसे आपके रियासत के इदारे कमजोर होंगे और आपका हाइब्रिड सिस्टम कमजोर होगा और आपकी पार्लियामेंट डिस्क्रेडिट होगी और आपकी सियासी जमातों को आप धक्के मारेंगे और धनिया उड़ाएंगे, तो ये जो फोर्सेस है जिसको आप मन पहले पैसे पकड़ा देते थे फिर जाके आप और कुछ करते रहे, ये बढ़ेंगी। अब वो ऑलरेडी इलेक्शन के हिस्से लेके, हालांकि बैंड है, वो फिर भी उनको इलेक्शन में हिस्सा देने, और जो हम इसको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, अरे यार जाने दें, वो बढ़ती हुई फोर्सेस हैं, आप गिरते हुए लोग हैं, स्टॉप दिस, नहीं तो ये एक वेव की तरह आएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या। बिल्कुल सेठी साहब, ये बात तो बड़ी अहम है, और ये जो आपने बात की बढ़ती हुई फोर्स जिसका आगे जो बढ़ी है वो बिल्कुल इंतहा पसंद ग्रुप्स, मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ फिरकों से, मुख्तलिफ फिरका वाराना ग्रोह, और वो हम उनके मुजाहरे देख चुके हैं। पंजाब पुलिस जो है, पंजाब की सबसे बड़ी बदमाश है, उसको जिस तरह से मार पड़ी इस साल के शुरू में आपने देखा, वो सब हमारे सामने विजुअल्स हैं। दर्जनों पुलिसमैन जो हैं वो उनको जख्मी हुए, कई हलाक हो गए, और हमारी पार्लियामेंट ने उनके हक में बात नहीं की, उन्होंने उस ग्रुप का साथ दिया, वो भी डर के। अब बताएं। लेकिन साहिदी साहब, इससे पहले कि हम अपने आखिरी मौजू की तरफ जाएं, मैं एक सवाल, ये मैं बड़ी देर से तहकीक भी कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हमें ये बताया गया कि ये टीटीपी जो है ये रॉ फंडेड है, इसको इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, और मैं भी इसी जो है मुगालते का शिकार था। मैं भी कहता था ये पाकिस्तान दुश्मन, मोसाद और अमेरिका, और रॉ मोसाद और अमेरिका। लेकिन रॉ, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब टीटीपी से मुज़ाकरात की बात की जाती है और इस पॉलिसी की बात की जाती है, तो फिर रॉ से डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर लेते? मैं तो खुद, देखिए, मैं तो बड़े साल इस मुखालते में रहा। और एक और इजाफी सवाल भी है। जब ये मामला हुआ था, जब नवाज शरीफ ने भी कमेटी बनाई थी तालिबान से दबाव में आकर मुज़ाकरात करने की, चौधरी निसार साहब, आपको याद होगा, उस वक्त भी तमाम तरह हमारी तनकीद के बावजूद कम से कम नवाज शरीफ ने ये तो किया था कि पार्लिमानी पार्टीज को एतमाद में लिया था, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था। नवाज शरीफ चल के इमरान खान के घर गया था, उससे जाके बात की थी। ये इसका ऐलान न पार्लिमान, न मीडिया, न किसी को बताया, टीआरटी पे जो है वो ऐलान कर दिया। अब ऐसे होगा? दूसरा नेशनल एक्शन प्लान जो एपीएस के बाद बना था, उसके जो नुकात है उनको जरा दोबारा देख ले। उसमें एक चीज ये भी थी कि बलूचिस्तान के अंदर आप खुसूसी स्पेशल मेयर्स लेंगे, और आप जो वहाँ जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ बात करेंगे, रीच आउट करेंगे। इमरान खान उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे। अब ये वो सब चले गए जिनका जिक्र था, आप सिर्फ टीटीपी से बात करेंगे, ये क्या बात है जी? बस अब रजा, बातें तो सारी, सवाल तो खड़े हो गए हैं। जवाब, हमारे जवाब तो अपनी जगह, मगर जिनको जवाब देना है उनको चाहिए ना जवाब देना। ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये फ्लैपिंग अबाउट, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जस्ट डे टू डे, तो यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। सारा मुल्क डे टू डे के ऊपर चल रहा है। कोई किसी किस्म की ना इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना सियासी पॉलिसी है, ना कोई कुछ है ही नहीं कहीं। और अभी आप सुनने जा रहे हैं जनाब कि पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट हाउसेस बुला के, फिर धमकियां करके, फिर आइन को तोड़ के, फिर ये प्रेसिडेंट से अंगूठे लगवा के करवा के वो करने जा रहे हैं। यार ये इस तरीके से कंसेंसस क्रिएट होता है, इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, इस तरीके से जमहूरियत बनती है, इस तरीके से मुश्तरका फैसले होते हैं। ये अब क्राइसिस एक चीज की नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस नहीं है, ये सब चीजें मिल चुकी हैं। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अच्छा, अब ये है कि मैंने ये भी बताया कि इस किस्म के पहले भी हम क्रॉस रोड्स पे आए थे, और वहां उस वक्त भी क्राइसिस थी, मल्टीफेसेटेड क्राइसिस थी।
मगर वो कैसे हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया, हमने उनको साइडलाइन कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों? अमेरिका से पैसे आ रहे थे, हथियार आ रहे थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बड़े जनाब यहां बड़ा कुछ हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से, यूरोप से पैसे आने बंद हो रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं दे सकते। जो मांग रहे हैं आपसे वो आपको तो रात को नाइटमेयर भी वो आए तो आप डरते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये तालिबान नहीं चलेगा, यहाँ वो सारे बैठे हुए हैं और वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। या तो तालिबान उनको खत्म करें, अलकायदा को और टीटीपी को आपके लिए, और आईएस को, और बाकी जो चाइना के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं और रूस के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं, सेंट्रल एशिया के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं, सबको खत्म करवाएं। अगर वो नहीं करते, और उन्होंने ऐलान कर दिया हम नहीं करेंगे कुछ, मैंने कहा जी आपके मसले हैं, आप उनसे बातचीत करें, ये हमारा इसके साथ कोई तलब नहीं। चाइना को भी कह दिया, आपको भी कह दिया, ईरान को भी कह दिया, रूस को भी कह दिया। आपका क्या हाल है? ये चाइना और रूस आगे आगे हो रहे थे कि इनको ये दे, इनको दे, जल्दी से रिकग्निशन करें, भाग गए ना। अब सारे सोच रहे यार ये तो करूं, ऐसे नहीं करूं। तो अब क्या हो रहा है? अब आप भी कह रहे हैं नहीं ठहर जाए, अभी हम वी आर नॉट रेडी टू। आप ये फेल हो गया ये सारा कुछ। तालिबान नहीं सुनने के लिए तैयार। हम जैसे लोग जो उम्मीद करते थे कि तालिबान 2.0 इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1.0, हमें भी बड़ी मायूसी हुई है कि ये इतनी सख्त आइडियोलॉजी है, यहाँ के जो हार्डलाइनर हैं वो कामयाब हो गए हैं और जो मॉडरेट्स हैं वो फारग होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये जो छोटी छोटी कंसेशंस आपको दे रहे हैं ना, ये हम जाके वहां मिन्नतें करते हैं कि यार वो 1964 की कॉन्स्टिट्यूशन 6 महीने के लिए ले आओ ताकि रिकग्निशन तो हो जाए। उसमें कोई पार्लियामेंट का भी जिक्र है, वो कहते नहीं वो हम चलो ले आते हैं, मगर उससे पार्लियामेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो बादशाह बन जाएंगे, वहां तक तो ठीक है, बाकी नहीं है मानने के लिए। आप जाके ये उनको आइडिया, उनको बेचारों को क्या पता 1964 की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी जो 1973 तक चली, जाहिर शाह की, क्या उनको कुछ नहीं पता। और यार 18 साल देते तालिबान ने, दे वर इवन बोर्न एट दैट टाइम। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये हुआ था और उस वक्त वो हुआ था, ये तो यहाँ जैसे आजकल के हमारे यूथे भाई हैं, कोई उनको पता नहीं है इस मुल्क में पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ना ही उन्होंने तारीख पढ़ी है, ना ही पढ़ना चाहते हैं। तो बात ये है वहां भी इससे भी बुरा हाल है वहां पे। तो ये बात ये है रजा के ये अमेरिका आपसे कह रहा है कि हमें कॉरिडोर दें। अब ये तस्लीम भी किया है जनरल मैली ने, या जो भी वो साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि वी आर इन टॉक्स विद पाकिस्तान। ब्लिंकन ने भी कहा है अबाउट हाईवे, ओवर द होराइजन हाईवे। ये भी कहा हमें पहले भी मिला था, अब फिर मांग रहे हैं हम। वो क्या करने मांग रहे हैं? क्या करेंगे होराइजन लेके? ये किसके खिलाफ जाएंगे वहां ड्रोन्स मारने? आपका क्या ख्याल है? वो अलकायदा को टारगेट करेंगे, वो आईएस को टारगेट करेंगे, तालिबान को ना करें, मगर वो ये ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? वो ग्रुप्स चुप करके बैठेंगे? वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो तालिबान को कहेंगे कि आप बैठ गए हैं, आप लेट गए हैं, और आवाम को इकट्ठा करेंगे, तालिबान के ऊपर हमला करेंगे। वो दे विल ट्राई टू सीज काबुल फ्रॉम द तालिबान। तालिबान के 3/4 लोग टूट जाएंगे फ्रॉम दी ये जो तालिबान 2.0 की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? स्टेट कोलैप्स, सिविल वॉर अमंग्स देमसेल्व्स। ये नॉर्दर्न अलायंस नहीं होगा, ये अमंग्स amongst the Taliban and the other terrorist forces. फिर तो अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, अमेरिका का दुश्मन चाइना वहां, अमेरिका का दुश्मन रशिया वहां, अमेरिका का दुश्मन ईरान वहां। अमेरिका रीपोजिशन करेगा, आपको कहेगा या आप हमारे साथ है या नहीं है। नहीं है तो फिर भुगतो, भूखे मरो, देख लेने, सैंक्शन भी लगा देंगे, ये भी कर देंगे। और उधर वो उकसाएगा, जो टेररिस्ट है उनको मारेगा या उनको उकसाएगा। कभी रॉ आएगा, पैसे देगा कि ये चाइना के खिलाफ करो, ईरान के खिलाफ करो, उधर करो, और बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी, और एक तरफ उनको धमकी देंगे, दूसरी तरफ उनको पैसे खिलाएंगे, और उनके लिए बहुत से रास्ते हैं उनको देने के लिए। जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और अगर आप इधर उधर हो गए तो फिर आपके खिलाफ भी। तो ये यहाँ बहुत सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। एक आपको सियासी पॉपुलर पार्टीज को साथ लेके ले जाने की जरूरत है, अवाम को बताने की जरूरत है, और बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है। अब उस तरीके से नहीं चल सकता। यू आर इन द डायरेक्ट इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान, यू आर इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान। साया अफगानिस्तान का सारा आपके ऊपर है, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी गली कोई नहीं। जी बिल्कुल। और मैं इससे पहले कि मैं आखिरी टॉपिक एक छोटा सा वो
उस पर 1-2 मिनट जरूर अपना कमेंट दीजिए। वो जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी और वो और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के हवाले से, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसने उसको कंक्लूड किया चंद रोज पहले। उसके बाद जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा धचका है जो यहाँ पर हमारा एहतसाब का अमल और जो पूरा एक बयानिया बन गया था कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाएगा या उसको बंद होना चाहिए या नाअहल होना चाहिए। उसके बाद से हुकूमत की और मीडिया की एक और तकरार का पहले आपने जिक्र किया मीडिया के साथ भी, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप ये समझते हैं सेठी साहब के हुकूमत को आइडिया था कि ऐसा कोई फैसला आ जाएगा बरतानिया से, कि देवर या बिल्कुल ही वो बेखबर थे इस बात से, एकदम उनके लिए भी शॉक लगा? क्योंकि जो रिएक्शन आ रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि कोई एक धचका या एक शॉक की कैफियत लगी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने जो मीडिया जो कैबिनेट को ब्रीफिंग दी थी वो पॉजिटिव किस्म की थी। उसमें स्पिन थी कि बिल्कुल ये गड़बड़ होगी, हमें ये मोड़ चाहिए वहां से, फिर हम यहाँ कुछ ना कुछ कर सकेंगे। अब वो मोड़ नहीं मिली, उल्टी होगी, वो मोड़ शहबाज शरीफ साहब को मिल गई। अब यहाँ हालात ये हैं कि इन्होंने जो विटनेसेस इकट्ठे किए हैं शहबाज के साथ खिलाफ और हमजा के खिलाफ और सुलेमान के खिलाफ, वो तो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है ना। वो तो अब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अदालत के ऊपर खड़ी कैसे होगी? वो कहेंगे जी नहीं, हमसे तशद्दुद करके ले लिया, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। कि इनका ख्याल था कि नेशनल क्राइम एजेंसी जब ये करेगी और कुछ निकालेगी, वो हम यहाँ ला के अपने केस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपका क्या ख्याल है ये केसेस रुके हुए क्यों है? ये तो नहीं है कि जी शहबाज शरीफ साहब कह रहे रोक दो रोक दो रोक दो, ये तो हर धमकी देते हैं हम शुरू करने लगे हैं, 3 महीने में खत्म करेंगे, ये कर देंगे, वो क्यों नहीं किया आपने? आपका है ही कुछ नहीं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके साथ आप कन्विक्शन कर सकते हैं। आप कितना ब्लैकमेल करेंगे जजेस को? लोअर लेवल पे तो आप कर सकते हैं, वहां बड़ी कमजोरियां हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो आपके खिलाफ जाएगी सारी बात। अब ये परेशान है, इसीलिए ये हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और इस किस्म की बात कि हमने तो ये नहीं कहा, हमने, वो हर रोज खत निकल आते हैं। अब इनके झूठ भी जो है ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा देर नहीं लगती, वो 24 घंटे के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए इनको बड़ी तकलीफ हुई है और नून लीग को बड़ा फायदा हुआ है इसमें। वो जो बयानिया था ना, करप्शन करप्शन करप्शन, अब उन्होंने एक मोर लगा लिया, नो करप्शन फ्रॉम बरतानिया की अदालतें। और जाओ और चुपो करने जाओ ना कोई। चलिए, तो आज के तो ये हमारा बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो गई और सेठी साहब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आज सेठी साहब ने खुल के दिल से बातें की हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बातें की हैं। आपकी जो फैंस और ऑडियंस जो आपको सुनने के लिए आती है, तो मैंने कहा मैं उनकी पैगामात भी पहुंचा दूं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक दिन ना काफी है हफ्ते में। वो कह रहे हैं कि आप सेठी साहब को जरा कायल करें कि वो एक दिन से ज्यादा दें। अब ये जारी बात है। अरे यार रजा, बात यह है कि ऑनेस्टली मैं बड़ा मायूस हूं। अब बात तो मैं कर लेता हूं मगर मायूसी इतनी है कि क्या मैं आपको बताऊं। मगर मैं शो नहीं करना चाहता, मुझे तस्लीम मैं करता हूं। आगे ही 3 दिन में वो दूसरी टीवी के ऊपर बात करता हूं, मैं मायूस हो जाता हूं। वहां तो बात ही नहीं कर सकते हम, यहाँ कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश है बात करने की, हम कर लेते हैं। मगर बात यह है कि ये नहीं है कि ये बात है करने की है या नहीं है। मेरा ख्याल है ये परेशानी जो है ना हर पेट्रियाटिक पाकिस्तान के ज़हन में है। मुझे ऐसे ऐसे सवाल लोग पूछते हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको सच जवाब दूं और मायूस ना हो जाए। फिर लोग कहेंगे जी हमें मायूस करते हैं। मैं मायूस नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूं खड़े हो, उठो, सिर्फ सवाल ना पूछो मुझसे, रजा से, सोलंकी साहब से, जाओ सड़कों पे जाओ और पूछो, आप हुक्मरानों को पूछो कि भाई हमारा जवाब दें, क्यों महंगाई हो रही है, क्यों ये हो गया, क्यों नहीं हो गया। वहां वही जब तक आप वो हिसाब नहीं मांगेंगे इन एलिट से, तो ये और काम खराब होगा और सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, क्योंकि ये तो किसी के रेस्टोरेंट्स हैं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, किसी के फार्म्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, किसी के ये है, किसी का वो है, ये सारी एलिट्स के जो फैक्ट्रियां भी हैं। मतलब बहुत, तो मुझे तो ये सिर्फ ये है कि ये मुल्क जो है ये एलिट्स का नहीं है, ये अवाम का है और अवाम बेचारी के लिए कुछ करना चाहिए, इस मुल्क को महफूज करना चाहिए, अवाम को वोट सही प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक ही तो आवाज है उनकी, उसको भी आपने गंदा कर दिया, उसको भी आप तस्लीम नहीं करते, उसकी भी कोई हिफाजत नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है, इज्जत नहीं है कोई।
अवाम के पास और है क्या? बेचारे 5 साल में वो एक दफा उनके पीछे आगे पीछे एलिटें होती हैं कि यार आ जाओ वोट पा दो, अच्छा जी क्या मांगते हैं हम दे देंगे, सड़क बना देंगे, जी थाने में आपका मसला हल कर देंगे, उसमें भी बेनजरी होती है। नलका नाली लगा देंगे। अरे यार खुदा का खौफ करो, नलके नाली और थाना कचहरी, इन चीजों के ऊपर आप आवाम की को साथ बेवकूफ बना के साथ लेके चलते हैं। उनको जो उसमें भी देना है, आपने- तालीम देनी है, आपने उनको इज्जत देनी है, आपने उनके लिए भलाई करनी है, आपने उनके लिए अस्पताल बनाने हैं, आपने उनके लिए क्या नहीं करना, क्या किया आपने ऐसी रियासतें बना दी हैं कि सारे टॉप प्लॉट्स लेते जा रहे हैं। कोई आता है वो प्लॉट ले गया, कोई आता है वो प्लॉट ले गया, कोई आता है वो गाड़ियां ले गया, कोई आता है वो तोशाखाना ले गया। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? यूरोप के अंदर इससे कम हालात खराब थे, इनकलाब आ गए थे और खूनी इनकलाब आए थे। मगर फर्क वहां का और यहाँ का ये है कि वहां जब खूनी इनकलाब आए थे तो वहां के जो मजहबी लोग थे, जो कि ये वहां की एलिट्स उस वक्त मजहबी थी, क्रिश्चियन एलिट्स थी, उनके खिलाफ आए और उन्होंने सेकुलरिज्म इनकलाब आया उड़ा के रख दी। यहाँ उल्टा होने जा रहा है और उसका जो हशर होगा हमारा वो आप सोच भी नहीं सकते।